चैप्टर्स 2117, 2118, 2119 चैप्टर स्टार्ट। वो तीनों इस प्रेडिकमेंट की तरफ बढ़े। ये तो सच में जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। तीनों की ताकत अभी पूरी नहीं बची थी, जबकि ये प्रेडिकमेंट उनके अंदाजे से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। मुश्किलें और आफतें आती जा रही थी। तीनों इमोर्टल्स ने अपनी पूरी जान लगा दी और अपने ट्रम्प कार्ड्स इस्तेमाल किए। उन्होंने अपने अंदर का हर कातरा निचोड़ दिया था। हे लूलैन का डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ टाइगर टोटम लंगड़ा हो चुका था। येलो बेल्ट ट्राइब के लीडर का गोल्डन बेल्ट टोटम बुरी तरह डैमेज हो गया था। उस ठीक करने का खर्चा बहुत ज्यादा आने वाला था। और जो रैंक 7 गू इमोर्टल था, उसके पास रेन ईगल टोटम और थंडर फिश टोटम दोनों हाई लड़ने की हालत में नहीं थे। लेकिन शुक्र है, इस रैंक 7 गू इमोर्टल के पास एक तरीका था जिससे वो दोनों डैमेज टोटम्स को फ्यूज करके थंडर रेन फिश ईगल टोटम बना सकता था। मौत को छूकर तक से वापस आए थे। 15 मिनट तक मामला अटका रहने के बाद तीनों इमोर्टल्स ने अपनी जान जोखिम में डाली और आखिरकार इस प्रेडिकमेंट को मार गिराया। येलो बेल्ट ट्राइब का लीडर जमीन पर पड़ा था। उसमें हंसने की भी हिम्मत नहीं थी, वो सिर्फ खांस सकता था। एबिलिटी गू मेरा है। तुम दोनों बहुत स्किल्ड हो। चाहे तुम मेरी येलो बेल्ट ट्राइब ज्वाइन करो या ना करो, मैं तुम दोनों का एहसानमंद रहूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? अचानक येलो बेल्ट ट्राइब के लीडर ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी एड़ी फैला ली, क्योंकि उसने देखा कि वो रैंक 7 गू इमोर्टल चुपके से आगे बढ़ा और जमीन पर पड़ा एबिलिटी गू उठा लिया। और क्या? गू छीन रहा हूं। अस रैंक 7 गू इमोर्टल ने एबिलिटी गू को सीधा येलो बेल्ट ट्राइब के लीडर के सामने ही अपने इमोर्टल एपर्चर में डाल लिया। खांस। येलो बेल्ट ट्राइब के लीडर ने मुंह से खून की उल्टी की और बेहोश हो गया, हेवनली रोड से नीचे गिरते हुए। हे लूलैन ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। बस एक स्टेप डोर थी, डैम इट। वो भी एबिलिटी गू छीना चाहती थी, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि प्रेडिकमेंट के शरीर से निकलने के बाद उसकी लोकेशन खराब थी। वो इमोर्टल गू से सबसे दूर थी। इसलिए वो रैंक 7 गू इमोर्टल कामयाब हो गया। वो रैंक 7 गू इमोर्टल ही लूलन को देखकर मुस्कुराया और फिर आसमान से नीचे गिर गया। मुझमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। हे लूलैन ने गहरी सांस ली। भले ही इस सफर में उस काफी फायदा हुआ था, लेकिन उस कोई भी टॉप टियर इमोर्टल गू नहीं मिला। जैसे ही वो वहां से निकलने वाली थी, वो अचानक रुक गई, जैसे उसके हाथ से कुछ टकराया हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इनविजिबल गू वर्म हो। हे लूलैन ने बहुत ध्यान से देखा, क्योंकि उसने इमोर्टल गू को CHUA था। वो इस गू वर्म का स्ट्रेंथ पाथ और महसूस कर सकती थी। एक इनविजिबल रैंक 8 इमोर्टल गू? ये क्या हो सकता है? कहीं ये वो तो नहीं? हे लूलैन बहुत ज्यादा खुश थी। उसने उस रहस्यमय इमोर्टल गू को पकड़ा और हेवनली रोड से निकल गई। लेस देन ग्रेटर दैन चैप्टर 5 सेक्शन 34। लेजेंड है कि रेंजू अपनी जिंदगी के सबसे बड़े प्रेडिकमेंट से टकराया। नतीजे में उसने अपना 7वां बच्चा ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल बनाया और उसकी जान बच गई। रेंजू और ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल ने एक साथ सफर करना शुरू किया। ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल ने पूछो, पापा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? रेंजू ने जवाब दिया, बेटा, अभी तुम्हें सिचुएशन नहीं पता, मैं समझाता हूं। मैं असल में तुम्हारे भाई बहनों को बचाना चाहता था, लेकिन फेट गू ने सब कुछ अरेंज कर रखा था, हमें मिलने नहीं दिया। अभी हमें अपने परिवार के साथ दोबारा रहने के लिए फेट के कंट्रोल से आजाद होना होगा। कहानी सुनने के बाद ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल गुस्से में चिल्लाए बिना नहीं रह सका, ये फेट गू तो बहुत ही कमीना है। उसी वक्त स्ट्रॉन्ग गू ने भी अपने दिल में चिल्लाया, एक्सपर्ट्स को बंदिशें पसंद नहीं, खासकर किस्मत की। रेंजू ने ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल के सर पर थपथपाया और समझाया, टेंशन मत लो, मैंने पहले ही एक रास्ता सोच लिया है। मेन सेल्फ गू का इस्तेमाल करके ताकत और समझ हासिल करूंगा, उसके बाद मेन फ्रीडम गू हासिल करूंगा और फेट गू के कंट्रोल से आजाद हो जाऊंगा। ए फ्लैट, चलो कियानकुन क्रिस्टल वॉल नाम की जगह पर चलते हैं, हम वहां विजडम गू ढूंढेंगे। ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल ने सर हिलाया, तो फिर चलिए वहां चलते हैं। रेंजू और ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल चलते गए। रास्ता उबड़ खाबड़ था, बहुत सारे अपस्लोप और डाउनस्लोप रास्ते थे। स्ट्रॉन्ग गू ने ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल को हिम्मत दी, ओ इंसान, अपस्लोप रोड पर चलो, भले ही सफर मुश्किल है, पर वहां अक्सर अच्छी चीजें मिलती हैं। ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल ने सर हिलाया, एक्सपर्ट्स को अपस्लोप रोड पर चलना पसंद है। ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल ने बड़ी मेहनत से अपस्लोप रोड पर चढ़ाई की। उसने इधर उधर देखा और चिल्लाया, यहां तो कुछ भी नहीं है। नहीं, वो तुम्हारे पैरों के पास है, अभी उठाओ, स्ट्रॉन्ग गू ने निर्देश दिया। ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल नीचे झुका, अपने हाथों से जमीन पर ढूंढने लगा। जैसा सोचा था, उसे एक सख्त चीज मिली, वो एक इनविजिबल गू था। मुझे कुछ अच्छा मिला।
ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल हैसा, तो यह एफर्ट गू है। रेंजू को अजीब लगा। बेटा, तुम्हें इसका नाम कैसे पता चला? हमें तो ये दिख भी नहीं रहा। ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल ने अपना सर खुजाया। जैसे ही मैंने इससे हासिल किया, मैंने एफर्ट गू का रूप देख लिया। रही बात कि मुझे कैसे पता ये एफर्ट गू है, तो हर एक्सपर्ट को पता होना चाहिए कि एफर्ट क्या होता है। यह नेचुरल है, इसमें अजीब कुछ नहीं। आखिरकार आप दूसरों की मेहनत नहीं देख सकते। बाप बेटे की जोड़ी फिर से चल पड़ी। ये तो बढ़िया है, अब जब मेरे पास एफर्ट गू है, इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल चलते हुए एफर्ट गू को देख रहा था, बहुत खुश होते हुए। उसने अपस्लोप रोड पर चलना जारी रखा। रेंजू ने उत्सुकता से पूछो, क्या एफर्ट गू सच में इतना कमाल का है? क्या इससे तुम्हें सक्सेस मिल सकती है? ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल ने सर हिलाया। एफर्ट से जरूरी नहीं कि सक्सेस माइल, लेकिन एफर्ट से रिजल्ट जरूर मिलता है। रिजल्ट चाहे जो भी हो, तुमने मेहनत की या नहीं, इससे फर्क जरूर दिखेगा। रेंजू बहुत चिंतित था। ओ बेटा, तुम अभी अभी पैदा हुए हो, गू से धोखा मत खाना। मैं एक बार विजडम गू से धोखा खा चुका हूं। मैं देख रहा हूं कि जब भी तुम अपस्लोप रोड पर चलते हो, तुम पसीने से तरबतर हो जाते हो और हौंफने लगते हो। मुझे तो नहीं लगता कि एफर्ट गू तुम्हारी कोई मदद कर रहा है। मैंने ऐसी अफवाहें भी सुनी हैं, एफर्ट गू कभी कभी तुमसे झूठ बोल सकता है। ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल ने सर हिलाते हुए अपने माथे से पसीना पोंछा। पापा, क्योंकि आप मेरी मेहनत नहीं देख सकते, आपने गलत समझा। आप नहीं समझ सकते कि मैं इस अपस्लोप रोड पर चलने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं। असल में मेरी मेहनत का नतीजा मेरे पैरों के नीचे है। हर कदम के साथ मैं और ऊपर और आगे बढ़ रहा हूं। अपस्लोप रोड पर बहुत सी अच्छी चीजें हैं, इंसान उन्हें बिना मेहनत के हासिल नहीं कर सकता। क्या सच में ऐसा है? रेंजू आधा माना और आधा शक में था। रेंजू और ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल ने अपना सफर जारी रखा। ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल अपस्लोप रोड पर चलता रहा, वो और ऊपर चढ़ता गया। उसने अथॉरिटी गू और फोर्टिट्यूड गू हासिल किया। रास्ते के आखिरी हिस्से में उसने ह्यूमिलिटी गू और फॉरगिवनेस गू भी ढूंढ लिया। ये दोनों गू वॉर्म्स खुद हाई ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल के पीछे हो लिए। ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल ने वजह पूछी तो उन्होंने सीधा सा जवाब दिया, क्योंकि ह्यूमिलिटी और फॉरगिवनेस तो एक एक्सपर्ट का अथॉरिटी हाई होता है। क्योंकि ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल अपस्लोप रोड पर चला, उसके अंदर अचानक एक एबिलिटी गू पैदा हो गया। ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल ने एबिलिटी गू को पकड़कर रेंजू से कहा, देखिए पापा, यह एफर्ट गू का नतीजा है। इसने मेरे पोटेंशियल को जगाया। अब मेरे पास अपनी खुद की एबिलिटी है। रेंजू ने पूछो, तो इस एबिलिटी गू का क्या फायदा है? ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल ने सर हिलाया। मुझे आचे से नहीं पता। लोगों को अपनी एबिलिटीज और उनकी ताकत तभी पता चलती है जब वो उन्हें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह जरूर काम का है, ये मेरी पूरी जिंदगी काम आएगा। रेंजू ने सर हिलाया। उस अभी भी लग रहा था कि उसका बेटा गू से धोखा खा गया है। रेंजू और ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल आगे बढ़ते रहे। रास्ते की हालत और खराब होती जा रही थी। डाउनस्लोप रोड पर चलना आसान था, लेकिन वो अब कम मिल रहा था। अपस्लोप रोड के हिस्से बढ़ते जा रहे थे। इतना ही नहीं, रास्ते में और ज्यादा प्रेडिकमेंट्स दिखने लगे। क्या चलने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है? रेंजू बेबस था। कॉग्निशन गू रेंजू की तरफ उठकर आया। ओ इंसान, कोई और रास्ता नहीं है। तुम जितनी कीमती चीज पाने की कोशिश करोगे, उतने हाई ज्यादा अपस्लोप रोड पर चलना पड़ेगा और उतने ही ज्यादा प्रेडिकमेंट्स को पार करना होगा। रेंजू और ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल को अपने रास्ते पर चलते रहना पड़ा। सच में, जैसा कॉग्निशन गू ने कहा था, उन्हें और ज्यादा प्रेडिकमेंट्स मिलने लगे। उनका रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था। रेंजू ने कहा, प्रेडिकमेंट्स से डरो मत, हमारे पास अभी भी उम्मीद है। लेकिन सिर्फ उम्मीद से प्रेडिकमेंट नहीं हारता। इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल के एबिलिटी गू ने कहा। ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल ने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया और बहुत सारे प्रेडिकमेंट्स को हरा दिया। रेंजू ने आखिरकार एक लंबी सांस ली। बेटा, तुम्हारा एबिलिटी गू तो बहुत कमाल का है, ये सच में ऐसा कर सकता है। लगता है मैंने तुम्हारी मेहनत और एबिलिटी को कम समझा। ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल मुस्कुराया। अक्सर हम इंसानों में एबिलिटीज की कमी नहीं होती, हमें उन्हें दिखाने के मौके नहीं मिलते। स्ट्रॉन्ग गू अपने दिल में बड़े जोश से चिल्लाया, सबको मार डालो, चलो इन सबको खा जाते हैं। इस तरह हम और भी स्ट्रांग बन सकते हैं। ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल ने बहुत सारे प्रेडिकमेंट्स को मारा। उसने प्रेडिकमेंट्स के सर खाना शुरू कर दिया। तो यह है बिटरहेड। ये सच में कड़वा है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि मैं और स्ट्रांग हो रहा हूं।
उसने प्रेडिकमेंट का लॉस खाना शुरू किया। ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल ने तुरंत यूज थूक दिया, एक्सपर्ट्स को नुकसान निगलना पसंद नहीं। उसने प्रेडिकमेंट का मांस भी खाया। स्ट्रॉन्ग गू बड़ा हो गया, ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल भी पहले से ज्यादा मस्कुलर हो गया। स्ट्रॉन्ग गू इस बदलाव से बहुत खुश था। इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रांग बनकर ही कोई बुली होने से बच सकता है। ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल ने कुछ मांस रेंजू को दिया। ओ पापा, कुछ खा लीजिए, आप बहुत पतले हैं। रेंजू इतना पतला था कि हड्डियों का ढांचा लग रहा था। आखिर में ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल ने एबिलिटी गू को ट्रिब्यूलेशन में फेंक दिया। एबिलिटी गू बड़ी बड़ी मुश्किलों और कठिनाइयों से गुजरा, लेकिन वो भी बड़ा और स्ट्रांग होता गया। हर तरह की आफतें और मुश्किलें किसी की एबिलिटी को ट्रेन करने, यूज डेवलप करने और उस बढ़ाने के लिए बेहतरीन मौके होते हैं। कुछ दिनों बाद ईस्टर्न सी में फैंग युआन ने अपने हाथों में डू रैंक 8 इमॉर्टल गू देखे, वो द फोर्टिट्यूड गू और एबिलिटी गू। इस बार मेरे क्लोन जहन बूडू ने कमाल का काम किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। फैंग युआन अंदर ही अंदर बहुत खुश था। पता चला कि फेट वॉर के बाद फैंग युआन ने जहन बूडू को तुरंत मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन भेजे दिया था। फैंग युआन को मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन के बारे में बहुत पहले से पता था। उसकी पिछली जिंदगी के 500 सालों में इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। माहोंग ये एक बार अंदर घुसा था और हेवनली रोड पर चला था। आखिर में उसने फोर्टिट्यूड गू हासिल किया था। भले हाई मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन एक अलग थलग जगह थी, अंदर घुसने के तरीके थे। वारना मिरियड ट्राइब सेरेमनी के दौरान इतने सारे बाहर के लोग कुर्बान ना किए जाते। लैंग या सेक्ट को अपने में मिलाने से पहले फैंग युआन को मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन के बारे में पता था, लेकिन अंदर जाने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन लंग या सेक्ट के पास था। लैंग या लैंड स्पिरिट ने एक बार चूडू को रिक्रूट करने की कोशिश की थी। उसने फैंग युआन से इस मामले में मदद भी मांगी थी। ये इसलिए था क्योंकि लंग या लैंड स्पिरिट के पास ये मेथड था। वो चूडू को अंदर भेजेकर एक्सप्लोर करवाना और फायदा उठाना चाहता था। मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन में सबसे पॉपुलर पाथ्स द फूड पाथ, स्ट्रेंथ पाथ और ट्रांसफॉर्मेशन पाथ, जिनमें से प्योर स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेटर्स सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थे। लैंग या सेक्ट को मिलाने के बाद फैंग युआन ने इस मेथड पर कंट्रोल पा लिया। उसने इसका इस्तेमाल करके जहन बूडू को अंदर भेजा और उसकी कमाई उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। फोर्टिट्यूड गू मेरे काम का है, एबिलिटी गू का भी फ्यूचर में बहुत स्कोप है। रही बात ही लूलैन की, वो लॉन्जेविटी हेवन चली गई है और उस बहुत अटेंशन और मदद मिल रही है, ऐसा लगता है। अफसोस की बात है कि यूएस वक्त जहन बूडू के पास यूज मारने की ताकत नहीं थी। फैंग युआन को इस बात का ज्यादा अफसोस नहीं हुआ। हे लूलैन इंपॉर्टेंट नहीं थी, असल चीज क्रेज डेमन केव और वेनरेबल्स के बीच होने वाला झगड़ा था। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर मेंग क्यू जेन एक और ड्रीम रेल्म एक्सप्लोर कर रहा था। पहाड़ों की गहराई में मेंग क्यू जेन एक चट्टान पर पालथी मारे बैठा था और उसके नीचे एक तेज झरने का शोर था। इमोर्टल इमोर्टल एक नौजवान चोटों से भरा हुआ था। वो रेंगते हुए फैंग युआन की तरफ आया और उस अपना शागिर्द बनाने की भीख मांगी। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा मास्टर बनूं? मेंग क्यू जेन मुस्कुराया, जबकि वो अंदर से हैरान था। उसने इस ड्रीम रेल्म के रूल्स को समझने की कोशिश की। पहले फैंग युआन को खुद टेस्ट करना पड़ता, लेकिन अब मेंग क्यू जेन के पास ड्रीम पाथ इमॉर्टल गू था, ड्रीम बटरफ्लाई। उसने चुपके से ड्रीम बटरफ्लाई इमॉर्टल गू को जांच पड़ताल के लिए एक्टिवेट किया, जबकि टाइम निकालने के लिए बोला, तुम एक मामूली मॉर्टल हो, लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद तुम मुझे ढूंढ पाए, इसका मतलब हमारे बीच कोई ना कोई रिश्ता है। मेरे पास 3 कल्टिवेशन पाथ्स हैं, मैं तुम्हें उनमें से एक सिखाऊंगा। नौजवान बहुत खुश हो गया। वो लगातार कठोर जमीन पर सर पटकने लगा, हर बार एक ठोस आवाज आती। मेंग क्यू जेन ने कहा, पहला पथ है फॉर्मेशन पाथ, इसमें जोर दिया जाता है। मेंग क्यू जेन समझाता रहा। उसने सच कहा, उसके शब्दों में कोई झूठ नहीं था। नौजवान ने झिझकते हुए सर हिलाया। लॉर्ड इमॉर्टल, भले हाई फॉर्मेशन पाथ बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं मेहनत करने को तैयार हूं। मेंग क्यू जेन ने सर हिलाया, कहते हुए, जल्दी नहीं, मेरा दूसरा पथ है स्ट्रेंथ पाथ, यह पावरफुल और डायरेक्ट है। इसका फायदा यह है कि जब मेंग क्यू जेन ने अपनी बात खत्म की, नौजवान बहुत एक्साइटेड हो गया। मेन स्ट्रेंथ पाथ सीखना चाहता हूं। मेंग क्यू जेन फिर से मुस्कुराया, मेरे पास एक तीसरा पथ है, विजडम पाथ। स्ट्रेंथ पाथ बहुत कॉमन है, लेकिन विजडम पाथ रेयर है, इससे तुम्हें बहुत फायदा हो सकता है। इसके अंदर एक लंबी डिस्क्रिप्शन के बाद नौजवान एक्साइटमेंट से भर गया। लॉर्ड इमॉर्टल, लॉर्ड इमॉर्टल, मैं सबसे ज्यादा विजडम पथ सीखना चाहता हूं, प्लीज मुझे सिखाइए। इसी वक्त
ड्रीम बटरफ्लाई इमॉर्टल गू ने ड्रीम रेल्म की जांच पूरी कर ली। ड्रीम रेल्म छोटा नहीं था, यूएस में 8 सीन्स थे। पता चला कि अस इमॉर्टल ने अनजाने में एक मोर्टल गांव तबाह कर दिया था, जिससे अस नौजवान के माँ बाप की मौत हो गई थी। नौजवान अकेला रह गया, उसने मोर्टल दुनिया में बहुत दुख झेले, ये जाने बिना कि उसका दुश्मन कौन था। बड़ी कोशिश के बाद वो आखिरकार इस इमॉर्टल का शागिर्द बन गया। उसके पास बहुत अच्छी एप्टीट्यूड थी और 10 एक्सट्रीम फिजिक था, वो विजडम पाथ कल्टिवेशन के लिए बहुत सूटेबल था। जब नौजवान को पता चला कि उसका दुश्मन ही उसका मास्टर है, उसने बदला लेना शुरू कर दिया। आखिरी सीन में गुरु और चेला एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये एक मुश्किल ड्रीम था। मैं चाहे कुछ भी सिखाओ, ये शागिर्द उस पूरी तरह सीख लेगा और मास्टर से भी आगे निकलने के लिए इनोवेट करेगा। इसके अलावा वो दूसरे नंबर पर विजडम पाथ कल्टिवेट करेगा और उसके पास कमाल के विजडम पाथ मेथड्स होंगे। इसलिए ये पहला सीन हाईएस्ट डिसाइपल को कमजोर करने का सबसे इंपॉर्टेंट मौका है। मेंग क्यू जेन ने अंडर रियलाइज किया, बिना ड्रीम बटरफ्लाई इमॉर्टल गू के उस खुद टेस्ट करना पड़ता, वो पहली कोशिश में जरूर फेल हो जाता, उसकी सोल जख्मी हो जाती। मेंग क्यू जेन को ठीक होने में वक्त लगता, टाइम और रिसोर्सेज बर्बाद होते। उसके बाद उस फिर से शुरू करना पड़ता और ड्रीम रेल्म को दोबारा एक्सप्लोर करना पड़ता। लेकिन ड्रीम बटरफ्लाई इमॉर्टल गू के साथ पहल उसके हाथ में थी, वो इतनी पैसिव पोजीशन में नहीं था। भले हाई ड्रीम बटरफ्लाई इमॉर्टल गू सिर्फ सिचुएशन की जांच कर सकता था, इंफॉर्मेशन की कीमत अनमोल थी। नौजवान को देखते हुए मेंग क्यू जेन ने सोचा और मुस्कुराया, तो मैं तुम्हें अपना विजडम पाथ कल्टिवेशन सिखाऊंगा। यह मेथड मैंने नहीं बनाया, लेकिन इससे पर्सनली मॉडिफाई जरूर किया है। मैंने इससे नाम दिया है 99 मल्टीप्लिकेशन टेबल। 99 मल्टीप्लिकेशन टेबल? नौजवान की एक चमक उठी, सिर्फ नाम से ही उससे लगा कि यह बहुत ग्रैंड और इंप्रेसिव है, इसमें एक इमॉर्टल फ्लेयर था। मेंग क्यू जेन ने बकवास करना जारी रखा, 9 एक परफेक्ट नंबर है, 9 टाइम्स 9 का मतलब है अनंत और असीम। मल्टीप्लिकेशन का मेथड सभी जीवों का नियम है, कुदरत का सबसे गहरा राज। जिनके पास एप्टीट्यूड की कमी होती है वो इसे समझ नहीं सकते। चलो मैं तुम्हें पहला किलर मूव सिखाता हूं, 1 टाइम्स 1 इज 1। नौजवान ने अपनी सांस रोक ली, उसने ध्यान से सुना और अपने आप से बड़बड़ाया, 1 टाइम्स 1 इज 1, 1 टाइम्स 1 इज 1, 1 टाइम्स 1 इज 1। कुछ ही देर बाद आखिरी सीन में, मास्टर ये मेरा आखिरी। चुप, मुझे मास्टर मत बुला, गद्दार चेले, मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूं। नहीं, फिर भी मैं आपको अपना। चुप हो जा, मैंने कितनी मेहनत से तुम्हें पाला, तुम्हें अपना सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड 99 मल्टीप्लिकेशन टेबल सिखाया और तुमने मेरी अच्छाई का ये सिला दिया। नहीं मास्टर, आप कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, ये सच है कि आपने मेरे माँ बाप को मारा, अस दुश्मनी का कोई हाल नहीं है। आखिरी बार मैं आपको अपना। मेंग क्यू जेन ने परवाह नहीं की, उसने सीधा अपने चेले पर अपना किलर मूव इस्तेमाल कर दिया। चेले को बार बार रोका जा रहा था, वो आखिरी बार उस मास्टर नहीं बुला पाया। मेंग क्यू जेन यही देखना चाहता था, क्योंकि वो इस चेले को समझता था, जिसने अपना खुद का रेजिंग इमोशन किलर मूव बनाया था, वो कमाल का था। वो विजडम पाथ का इस्तेमाल करके हर तरह के इमोशंस को ताकत में बदल सकता था। अगर वो कहने में कामयाब हो जाता तो यूज आज़ादी का एहसास होता, वो इस किलर मूव को आज़ादी से इस्तेमाल कर पाता। एक बार उसने किलर मूव रेजिंग इमोशन एक्टिवेट कर दिया तो यूज इस ड्रीम रेल्म में बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता। मेंग क्यू जेन को इसे पार करने में बहुत मुश्किल होती। लड़ाई वैसे ही आगे बढ़ी जैसे मेंग क्यू जेन ने प्रिडिक्ट किया था। वो हमला करता रहा और अपने चेले को बोलने का मौका नहीं दिया। उसका चेला लगातार दबाव में था, कोई चारा न होने के कारण उस अपने सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिंग इमोशन किलर मूव को छोड़कर 99 मल्टीप्लिकेशन टेबल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ा। इमॉर्टल किलर मूव 8 टाइम्स 8 इज 88। लंबी लड़ाई के बाद उसके चेले ने आखिरकार अपना किलर मूव इस्तेमाल किया। खांस, उसने किलर मूव एक्टिवेट ही किया था कि वो तुरंत फेल हो गया। यूज बैकलैश का सामना करना पड़ा और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। ये किलर मूव गलत है मास्टर, कहीं आपने। चेले ने मेंग क्यू जेन को विश्वास ना करते हुए देखा। अरे मेरे बेवकूफ छोटे चेले, मैं तुम्हें इस किलर मूव का असली नाम बताता हूं, 8 टाइम्स 8 इज 66। मेंग क्यू जेन ने ठंडी हंसी हेस्ट हुए विशेषली हमला किया। चेला सिर्फ कुछ हाई राउंड्स तक टिका, उसके बाद उसका सर काट दिया गया। वो नफरत के साथ मारा। इसी दौरान फैंग युआन की मां बॉडी ऐप किलर मूव्स को समझ रही थी। अकेले गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करने से अक्सर कई तरह की कमियां या साइड इफेक्ट्स होते थे। इसे ठीक करने या साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए
गू कल्टिवेटर्स ने एक साथ कई गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। किलर मूव्स नेचुरली इसी बेसिस पर डेवलप हुए। किलर मूव्स में कई गू वॉर्म्स का इस्तेमाल होता था। नर्चर, यूज और रिफाइनमेंट के 3 पहलुओं में से यह यूज के अंतर्गत आते थे। जब कल्टिवेटर्स ने किलर मूव्स डेवलप किए तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि नेचुरल किलर मूव्स पहले से हाई नेचर में मौजूद थे। उजड़ चुके जानवरों या पौधों के शरीरों से इन कल्टिवेटर्स ने पाया कि उनके पास कई जन्मजात एबिलिटीज थी। यह एबिलिटीज सभी गहरी और रहस्यमयी थी, जैसे अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल की ब्लेस्ड लैंड्स और ग्रोटो हेवंस में आने जाने की एबिलिटी। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल के शरीर पर घने स्पेस पाथ डाउ मार्क्स यह डाउ मार्क्स एक खास पैटर्न में आयोजित स्पेस पाथ के नियमों का पालन करते हुए यूज ब्लेस्ड लैंड्स और ग्रोटो हेवंस में आने जाने की जन्मजात एबिलिटी देते थे। इसलिए किलर मूव्स का असली सार डाउ मार्क्स हाई थे। इस मामले में टोटम किलर मूव्स के ओरिजिनल फॉर्म के सबसे करीब हैं। फैंग युआन ने अंदर ही अंदर तारीफ की। टोटम किलर मूव्स मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन में डेवलप किए गए थे, वो कहीं और नहीं थे। टोटम किलर मूव्स का स्टेटस बहुत ऊंचा था। वो ऑर्डिनरी किलर मूव्स और बैटलफील्ड किलर मूव्स के पूरक बन सकते थे, उनके बराबर के लेवल पर होते हुए। गू के इस्तेमाल के मामले में अकेले गू वॉर्म्स के इस्तेमाल के अलावा ऑर्डिनरी किलर मूव्स, बैटलफील्ड किलर मूव्स, एंशिएंट बैटल फॉर्मेशंस, करंट जनरेशन गू फॉर्मेशंस, साथ ही मोर्टल और इमोर्टल गू हाउसेस थे। लेकिन अब इस फाउंडेशन पर एक नया टाइप था, टोटम किलर मूव्स। गू के इस्तेमाल के दूसरे तरीकों के मुकाबले टोटम किलर मूव्स का एक साफ फायदा था। सबसे साफ था कि उन्हें एक्टिवेट करना आसान और तेज था। एक बेवकूफ भी उन्हें कंट्रोल कर सकता था। टोटम किलर मूव्स को बहुत कम विचारों की जरूरत थी। वो प्राइमीवल एसेंस या इमॉर्टल एसेंस पर निर्भर थे। ऑर्डिनरी किलर मूव्स के विपरीत, जिन्हें हर एक गू वर्म को एक्टिवेट करने की जरूरत होती थी, प्रोसेसेस बहुत अलग थे। दूसरा, टोटम किलर मूव्स को असेंबल करना आसान था, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम था। ऑर्डिनरी किलर मूव्स के गू वॉर्म्स को लगातार खाना खिलाने की जरूरत होती थी। कल्टिवेटर को भी यह आवश्यक गू वॉर्म्स ढूंढने में बहुत समय लगता था, जबकि टोटम किलर मूव्स के लिए उन्हें सिर्फ करस्पॉन्डिंग फूड इंग्रेडिएंट्स की जरूरत थी। गू मटेरियल्स गू वॉर्म्स से कहीं ज्यादा आसानी से मिल जाते थे। गू वॉर्म्स को खिलाने का खर्चा बहुत ज्यादा था, लेकिन एक बार टोटम किलर मूव्स बन जाते थे तो वो यूजर के शरीर पर मौजूद रहते थे और खाने की जरूरत नहीं होती थी। हाँ, अगर वो डैमेज हो जाते तो उन्हें रिपेयर करना पड़ता। टैब कल्टीवेटर को रेस्पेक्टिव फूड इंग्रेडिएंट्स खाने पड़ते। तीसरा, टोटम किलर मूव्स को पब्लिसाइज करना बहुत आसान था। बहुत से लोग उन्हें एक ही समय में इस्तेमाल कर सकते थे। साथ ही टोटम किलर मूव्स सभी पाथ्स के लिए आवश्यक थे। हाँ, नुकसान भी थे, जैसे कि एक टोटम बनाने का खर्चा कम नहीं था। साथ ही एक टोटम बनाने से ये गू कल्टिवेटर के फ्यूचर कल्टिवेशन पर बहुत असर डालता था। आखिरकार उसमें डाउ मार्क्स होते थे। और आखिर में टोटम्स पावरफुल द, लेकिन उनके मेथड्स फिक्स दी, उन्हें काउंटर करना आसान था। यह गू हाउसेस से काफी मिलता जुलता था। फैंग युआन ने सोचा, उस लगा कि टोटम किलर मूव्स में बीस्ट स्ट्रेंथ फैंटम से कुछ समानता थी। ये डेमन वेनरेबल्स और इमोर्टल वेनरेबल्स में कमाल का टैलेंट था। भले हाई रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल का नेचर अजीब था, लेकिन उसकी स्कीमिंग एबिलिटीज टॉप नॉच थी। शुरू में रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल के ग्रोटो हेवन में सिर्फ स्ट्रेंथ पाथ और ट्रांसफॉर्मेशन पाथ डाउ मार्क्स थे। लेकिन जो फैंग युआन ने ओल्ड एक्सेंट्रिक टियर नन की सच्ची विरासत से सीखा, उसने बीस्टमैन के मेथड का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया, अपने खुद के इमॉर्टल एपेचर को ग्लटनस डेमन फ्रॉग के शरीर में फ्यूज कर दिया। ये तो बस एक देवता के काम जैसा था, इसे सादे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ग्लटनस डेमन फ्रॉग एक फूड पाथ का लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट था। उसके इमॉर्टल एपेचर को घेरने के साथ और रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल के मेथड के साथ मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन ने एक फूड पाथ एनवायरनमेंट डेवलप करना शुरू कर दिया। यह फूड पाथ एनवायरनमेंट बहुत जरूरी था। यह फूड पाथ डाउ मार्क्स के कारण ही था कि मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन के कल्टिवेटर्स रिफाइनमेंट पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करके खाना बना सकते थे, भले ही उनका फूड पाथ अटेनमेंट कम हो, ऐसा खाना बनाते हुए जो उन्हें टोटम किलर मूव्स कल्टिवेट करने देता था। बाहर की दुनिया में फूड पाथ एनवायरनमेंट की मदद के बिना गू कल्टिवेटर्स इतनी आसानी से ऐसा खाना नहीं बना सकते थे। ये तो असल में फूड पाथ कल्टिवेशन है। फैंग युआन ने सदर्न बॉर्डर की पैराडाइज अर्थ सच्ची विरासत के बारे में सोचा। इस सच्ची विरासत में पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने फूड पाथ डेवलप किया, जिससे चाय के रेसिपीज फूड पाथ रेसिपीज बन गए। गू मटेरियल्स का इस्तेमाल करके चाय बनाने से
कल्टिवेटर यूज पीकर डाउ मार्क्स हासिल कर सकता था। मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन में टोटम किलर मूव्स का सार भी यही था। गू कल्टिवेटर्स गू मटेरियल्स के डाउ मार्क्स को अपने शरीर में अब्जॉर्ब कर सकते थे और धीरे धीरे टोटम किलर मूव्स बना सकते थे। टोटम किलर मूव्स अपने कल्टिवेटर के लिए बहुत सूटेबल थे, क्योंकि प्रोसेस के दौरान उनके शरीर न्यूट्रिएंट्स के रूप में वही अब्जॉर्ब करते जो वो कर सकते थे। फैंग युआन का एक्सप्रेशन थोड़ा बदला, उसके विचार एक पाल के लिए रुक गए। मेरा विजडम पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल पर पहुंच गया है। वो इस बदलाव को तुरंत महसूस कर सकता था, लेकिन उसका चेहरा शांत और शांतिपूर्ण बना रहा। जल्द ही फैंग युआन ने अपने विजडम पाथ अटेनमेंट लेवल के मामले को साइड में रखा और अपनी समझ को जारी रखा। भले हाई रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल हो या पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल, उन्हें फूड पाथ की गहरी समझ थी। इस मामले में रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल से कम है। उसने सिर्फ ग्लटनस डेमन फ्रॉग का इस्तेमाल किया, लेकिन जिस तरह उसने फूड पाथ एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करके टोटम किलर मूव आर्केटाइप बनाया, वो सच में बहुत कमाल का है। यहां तक कि फैंग युआन भी ऐसे मूव की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। अगर कोई सच में सिर्फ टोटम किलर मूव्स कल्टिवेट करता तो यूज लगातार डिडक्शन से गुजारना पड़ता। लेकिन मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन में गू कल्टिवेटर्स को सिर्फ फूड इंग्रेडिएंट्स खाने दी और फूड पाथ एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करके अपने शरीर से नेचुरली सबसे सूटेबल न्यूट्रिशन चुनवाना था। वो डाउ मार्क्स अपने आप ही अलग अलग टोटम्स में डेवलप हो जाते। ये बिल्कुल फूड पथ का इस्तेमाल करके विजडम पाथ की कमी को पूरा करने जैसा था, जिससे अनंत टोटम किलर मूव्स पैदा हो सके। और जो गू मटेरियल्स गू कल्टिवेटर्स खाते थे, वो कहां से आते थे? वो नेचुरली मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन से हाई पैदा होते थे। मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन में ट्रांसफॉर्मेशन पाथ डाउ मार्क्स की भरमार थी। यहां बहुत से म्यूटेटेड जानवर और पौधे थे। वो म्यूटेट होकर ऐसे रूप ले चुके थे जो पांचों रीजन्स की डाइवर्सिटी से कहीं आगे थे। मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन में रहने वाले जंगली जानवर या पौधे सभी ग्रोटो हेवन में यूनिक थे, वो कहीं और नहीं मिल सकते थे। जब गू कल्टिवेटर्स म्यूटेटेड गू मटेरियल्स खाते तो उनके टोटम्स भी लगातार बदलते और एलिवेट होते। इस नज़र से गू कल्टिवेटर मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन के नेचुरल डेवलपमेंट का फायदा उठा रहा था ताकि टोटम किलर मूव्स भी डेवलप हो सके। आखिर में वो हैरान करने वाले रिजल्ट्स देते। सिर्फ जो जहन बूडू ने वहां छिप कर सुना था, उसके मुताबिक मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन में 9000 से ज्यादा बेसिक टोटम्स थे। डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ टाइगर, रेन ईगल टोटम, थंडर फिश टोटम और गोल्डन बेल टोटम उनमें से कुछ हाई थे। ये तो छोड़ हाइडू की इन बेसिक टोटम्स के अलावा कुछ खास लोगों के यूनिक टोटम्स भी थे। ये टोटम किलर मूव्स मेरे लिए ज्यादा हेल्पफुल नहीं हैं, लेकिन यहां मौजूद सारे रेसिपीज में बहुत हाई रेफरेंस वैल्यू है। फैंग युआन के पास पहले से हाई एक फूड पाथ सच्ची विरासत थी। यह शैडो सेक्ट से आई थी और दुनिया की ओरिजिनल फूड पाथ विरासत थी। कुछ ही समय पहले फैंग युआन ने सदर्न बॉर्डर की पैराडाइस अर्थ सच्ची विरासत भी हासिल की, जिससे उस कई तरह के फूड पाथ किलर मूव्स माइल वहां चाय के रेसिपीज द जो एक गू कल्टिवेटर के शरीर पर डाउ मार्क्स की संख्या बढ़ा सकते थे। और अब फैंग युआन ने टोटम किलर मूव्स बनाने के लिए कई तरह के रेसिपीज हासिल किए थे। अपनी सारी जमा पूंजी को मिलाकर फूड पाथ एक खास हद तक डेवलप हो चुका था। फैंग युआन को अब उसकी असली गहराई और प्रोफंडिटी दिखने लगी थी। मैं हमेशा से सोचता था कि फूड पाथ गू को खिलाने और गू कल्टिवेटर पर से बोझ कम करने में सबसे अच्छा है, लेकिन सच तो यह है कि यह फूड पाथ का सिर्फ एक एडवांटेज है। फूड पाथ की असली ताकत गू कल्टिवेटर को एक्स्ट्रा डाउ मार्क्स हासिल करने और उनकी फाउंडेशन बढ़ाने में मदद करना है। फूड पाथ का फायदा गू कल्टिवेटर और गू वॉर्म्स की लाइवलीहुड को बनाए रखना था, साथ ही खास तरीकों का इस्तेमाल करके टारगेट को पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना था। फैंग युआन के पास विजडम पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल था। उसके विजडम पाथ डिडक्शंस एक नए लेवल पर पहुंच गए थे। इसलिए फैंग युआन सिर्फ इन रेसिपीज से हाई कई तरह के फूड पाथ किलर मूव्स डिड्यूस कर सकता था। फूड पाथ में दूसरे पाथ्स के मुकाबले बहुत बड़ा अंतर था। ज्यादातर फूड पाथ किलर मूव्स यूजर पर ही इस्तेमाल होते थे। फैंग युआन के पास बहुत सारे इमॉर्टल मटेरियल्स द अगर वो उन्हें सॉवरन इमॉर्टल बॉडी पर इस्तेमाल होने वाले फूड पाथ किलर मूव्स बनाने में खर्च करता तो यूज बड़ी संख्या में डाउ मार्क्स मिलते। फैंग युआन ने अंदाजा लगाया, अगर मेन बेनिफिट्स कंपेयर करूं तो ग्रोटो हेवंस को मिलाने से मुझे सबसे ज्यादा डाउ मार्क्स मिलते हैं। हर बार मुझे लाखों मिलते हैं। लेकिन अब जब सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर अपनी पीक कैपेसिटी तक पहुंच रहा है, हैबिटेट का बैलेंस पहले ही लड़खड़ने के करीब है। अगर मैं ऐसा करता रहा तो मुझे उल्टा नुकसान होने लगेगा। इन फूड पाथ किलर मूव्स का इस्तेमाल करके अपने डाउ मार्क्स बढ़ाने से हर बार छोटा फायदा हो सकता है,
लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद मैं एक बड़ी मात्रा में डाउ मार्क्स जमा कर सकता हूं। इसके अलावा क्रेज डेमन केव की तैयारी के लिए मुझे स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के खिलाफ कुछ डिफेंसिव फूड पाथ मेथड्स बनाने होंगे। स्पेक्ट्रल सोल के किलर मूव्स बिटर टेस्ट और स्वॉलो लॉस ने फैंग युआन पर बहुत गहरा असर छोड़ा था। वो उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता था। उसी समय, क्योंकि फूड पाथ पॉपुलर नहीं था, आम गू इमॉर्टल्स उसके खिलाफ आसानी से डिफेंड नहीं कर सकते थे। इसलिए अगर फैंग युआन कुछ फूड पाथ ऑफेंसिव मेथड्स डेवलप करता तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हो सकते थे। फैंग युआन को फूड पाथ से उम्मीदें थी, लेकिन हद से ज्यादा नहीं, क्योंकि क्रेज डेमन केव में उसके दुश्मन या तो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल द या स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल। दूसरे वाले की फूड पथ में महारत फैंग युआन से जरूर ज्यादा थी, जबकि पहले वाले के पास विजडम पाथ क्वाजी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट था। हेवनली कोर्ट की पुरानी लीडर वो फूड पाथ के आगे इतनी आसानी से कैसे हार सकती थी? दुश्मन बहुत स्ट्रांग हैं, फूड पाथ सिर्फ एक छोटा सा मेथड है, स्टेज पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन डेवलपमेंट अभी भी जरूरी है, कम से कम मेरे पास डिफेंस तो होना चाहिए। जब मेन स्पेक्ट्रल सोल से दोबारा लड़ूंगा तो मेन फूड पाथ में कमजोर नहीं पड़ूंगा। ये सोचते हुए फैंग युआन ने अपने टाइम पाथ क्लोन को इमॉर्टल गू का एक और बैच रिफाइन करने के नए मिशंस दिए। इस दौरान टाइम पाथ क्लोन 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल का इस्तेमाल करके बिना रुके रैंक 8 इमॉर्टल गू रिफाइन कर रहा था। फैंग युआन के पास जो इमॉर्टल गू थी उनमें से बहुत सारे पहले हाई रैंक 8 तक एलिवेट हो चुके थे। 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल का रैंक 8 इमॉर्टल गू रिफाइन करने का सक्सेस रेट डरावना था। साथ में उसके पास इमॉर्टल मटेरियल्स का बड़ा स्टॉक और रैंक 8 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस का इमॉर्टल एसेंस था। फैंग युआन को बल्क में रैंक 8 गू रिफाइन करने से कोई नहीं रोक सकता था। उसके ज्यादातर इमॉर्टल गू ऐप रैंक 8 के थे। टाइम पाथ क्लोन के पास ऐप फ्री टाइम आने लगा था, उसने कुछ रैंक 6 या 7 इमॉर्टल गू भी रिफाइन किए। फैंग युआन के पास इमॉर्टल गू रेसिपीज की भरमार थी। यह इमॉर्टल गू रेसिपीज ज्यादातर लं या सेक्ट से आई थी, जबकि एक हिस्सा उसकी अलग अलग विरासतों से था। बिना इमॉर्टल गू रेसिपी के भी फैंग युआन के बढ़ते हुए पावरफुल विजडम पाथ मेथड्स और क्वाजी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट लेवल के साथ वो कुछ कैजुअल डिडक्शन से अपना खुद का भी बना सकता था। पहले टाइम पाथ क्लोन ने पहले हाई थेफ्ट पाथ इमॉर्टल गू का एक बैच रिफाइन कर लिया था। इनमें से ज्यादातर इमॉर्टल गू रैंक 6 के दर, कुछ को रैंक 7 तक एलिवेट किया गया था। 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल रैंक 8 इमॉर्टल गू को बल्क में रिफाइन कर सकता था, और रैंक 6 और 7 इमॉर्टल गू को रिफाइन करना तो उसके लिए बच्चों का खेल था। एक ही चीज जो फैंग युआन को रोक रही थी वो ये थी कि इमॉर्टल गू यूनिक होते हैं। इस दुनिया में गू इमॉर्टल्स को इमॉर्टल गू रिफाइन करने के लिए अपनी हद तक तैयारी करनी पड़ती थी। इतनी मेहनत और मुश्किलों के बाद शायद वो सफल भी ना हो। सक्सेस रेट बहुत हाई कम था। अगर किसी को पता चलता कि फैंग युआन इस तरह गू रिफाइन कर रहा है तो वो विश्वास नहीं कर पाते और शॉक में चले जाते। सच तो यह था कि 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल एक ऐसी चीज थी जो किसी भी गू इमॉर्टल की कल्पना से परे थी। जो थेफ्ट पाथ इमॉर्टल गू उसने रिफाइन किए थे, फैंग युआन ने उनका इस्तेमाल थीव्स डे को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए किया। पिछला थीव्स डे इमॉर्टल गू हाउस बहुत बार इस्तेमाल हो चुका था। वो थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल का बनाया हुआ ओरिजिनल वर्जन था, वो अब फैंग युआन के लिए सूटेबल नहीं था। इसलिए फैंग युआन ने यूज फाउंडेशन के तौर पर इस्तेमाल करके मॉडिफाई और एडजस्टमेंट्स किए। फिर भी वो मेनली कमी वाले गू वॉर्म्स को रिपेयर करने और भरने पर ध्यान दे रहा था। उसने कुछ ही मॉडिफिकेशंस किए। आखिरकार यह इमॉर्टल गू हाउस थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल से आया था। चाहे स्ट्रक्चर हो या किलर मूव्स, वो परफेक्ट के करीब था। फैंग युआन यूज इसलिए मॉडिफाई कर पाया क्योंकि जमाना बदल गया था। नए गू वॉर्म्स डेवलप हुए द जो थीव्स डे के लिए और ज्यादा सूटेबल थे। कुकिंग लक पॉट, थीव्स डे और पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस, यह 3 मुख्य इमॉर्टल गू हाउसेस द जिन पर फैंग युआन फोकस कर रहा था। फैंग युआन की करंट रिफाइनमेंट एबिलिटी के साथ वो जरूर ड्रैगन पलस और मिरियड या फ्लाइंग वॉरशिप को रिकंस्ट्रक्ट कर सकता था। लेकिन सोचने के बाद फैंग युआन ने समझदारी से उन्हें छोड़ने का फैसला किया। यह दोनों इमॉर्टल गू हाउसेस बहुत बार इस्तेमाल हो चुके थे, सबको उनकी इन्फॉर्मेशन पता थी। वो ऐसी पीक क्रिएशंस भी थी जिनमें मॉडिफिकेशन की गुंजाइश बहुत कम थी। अगर फैंग युआन उन्हें दोबारा बनाता और लड़ाई में इस्तेमाल करता तो उन्हें जरूर काउंटर किया जाता। आम दुश्मन तो फिर भी ठीक द, लेकिन क्रेज डेमन केव में स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल द, वहां लिमिटलेस डेमन वेनरेबल भी हो सकता था।
अगर दी जैंग शेंग अभी भी फैंग युआन का गुलाम होता तो ड्रैगन प्लस की थोड़ी बहुत वैल्यू होती। बदकिस्मती से दी जैंग शेंग को हेवनली कोर्ट ने सील कर दिया था। अगर फैंग युआन उसके लिए हेवनली कोर्ट पर हमला करता तो उसकी बहुत मेहनत और समय बर्बाद होता। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को अपने मूव्स चलने के और मौके मिलते। इमॉर्टल गू हाउसेस को दोबारा बनाने से बेहतर है मैं नए डिजाइन करूं। और जो नए इमॉर्टल गू हाउसेस मेन सोचूंगा वो मेरे कॉम्बैट सिस्टम के आईआरडी गिर्द ही होने चाहिए। चीसी एंसेस्टर पहले से ही अपना कॉम्बैट सिस्टम तैयार कर रहा था। फैंग युआन भी उसी मुश्किल सवाल का सामना कर रहा था। वेनरेबल्स के खिलाफ मेरे पास एक आउटस्टैंडिंग कॉम्बैट सिस्टम होना चाहिए। अफसोस की बात है कि ड्यूक लॉन्ग मार चुका है और डेमन इमॉर्टल चीजू सील हो चुका है। उनके बिना मेरे पास अपना कॉम्बैट सिस्टम बनाने के लिए एक्सपीरियंस की कमी होगी। फैंग युआन हमेशा से अपने कॉम्बैट सिस्टम्स के बारे में सोच रहा था। वो असल में चाहता था कि कुछ बराबर बैटल स्ट्रेंथ वाले लोग सामने आए ताकि यूज एक मच्योर कॉम्बैट सिस्टम बनाने की इंस्पिरेशन मिल सके। करंटली फैंग युआन के सबसे मच्योर कॉम्बैट सिस्टम्स स्वॉर्ड पाथ और टाइम पाथ उसने उन्हें फेट वॉर के दौरान इस्तेमाल किया था। ए फ्लैट जब उसने रैंक 8 फोर्टिट्यूड गू और एबिलिटी गू हासिल कर लिए थे तो वो शायद स्ट्रेंथ पाथ के आईआरडी गिर्द भी एक कॉम्बैट सिस्टम बना सके। BZZZ 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 कुकिंग लक पॉट वाइब्रेट होने लगा। ओ फैंग युआन ने सर उठाया और अपने क्लोन्स की लक को ऑब्जर्व किया। जल्द ही उसका एक्सप्रेशन काफी अजीब हो गया। उसके सिल्वर व्हाइट रोशनी के स्तंभ की सतह पर कई छोटे छोटे ग्रे बादल बन गए। फैंग युआन ने उन्हें ध्यान से देखा। उस जल्द ही पता चला कि ये बहरी बादल ली सियोबाई से आ रहे थे। दूसरे क्लोन्स की लक शांत थी लेकिन ली सियोबाई की लक तेजी से बदल रही थी। फैंग युआन ने अंदर ही अंदर हिसाब लगाया तो ली सियोबाई इमॉर्टल असेंशन से गुजर रहा है। उसकी लक जैसे बदल रही है उससे एक छोटी प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन इस प्रॉब्लम का मेरी में बॉडी से क्या लेना देना? और जैसा दिख रहा है इसका मुझसे बहुत गहरा रिश्ता है। प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन। बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। आसमान काले ट्रिब्यूलेशन क्लाउड से ढाका हुआ था। ली सियोबाई सफेद कपड़ों में था और हवा में तैर रहा था। ट्रिपल ची लेयर्स का एक मोटा कोकून उसके पूरे शरीर को ढके हुए था। ली सियोबाई अपनी इमॉर्टल असेंशन के नाजुक मोड़ पर था। सियोबाई तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। सुकी है बहुत चिंतित थी। वो उस एक तक देखती रही उस इंसान को जिसे वो दिल से प्यार करती थी। बूम! एक हल्का हरा बिजली का गोला पीछे एक लकीर छोड़ते हुए काले बादलों से नीचे गिरा ली सियोबाई के पास आते हुए। सुकी है शॉक में चिल्लाई। नाजुक मोड़ पर ली सियोबाई ने अपना किलर मूव इस्तेमाल किया और एक पोम वॉल बनाई जिसने बिजली के गोले को रोक लिया। ये ली सियोबाई सच में तीनों की को बैलेंस कर पा रहा है जबकि ट्रिब्यूलेशन को आसानी से रोक भी रहा है। दूर एक नौजवान दिखने वाले आदमी ने अजीब एंग से देखा अपने दांत पीसते हुए। अगर तुम सच में इमोर्टल बन गए तो मेन डूजीसीओ कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ओ ली सियोबाई खुद को दोष दो कि तुम इतने आउटस्टैंडिंग हो। तुम्हारे जैसे इंसान के दौर में पैदा होना हर उस इंसान की बदकिस्मती है जिसे साइड कैरेक्टर बनने पर मजबूर किया जाता है। नौजवान डूजीसीओ ने कहते हुए ग्रे धुएं की एक लहर छोड़ दी। ग्रे धुआं ऊपर उठा और ट्रिब्यूलेशन क्लाउड में घुस गया जिससे वो उथल पुथल हो गया और बादल जोर से गरजने लगे जवाब में 3 हल्के हरे बिजली के गोले छोड़ते हुए। ये क्या हो रहा है? किसी ने हमला किया। सुकीहा ने देखा और उसकी ईंख लाल हो गई। सियोबाई खतरे में है। ये देखते हुए कि ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग ली सियोबाई को लगने ही वाली थी सुकीहा आसमान में उड़ गई। वो बिना रुके आगे बढ़ी बिजली को रोकने के लिए खुद को कुर्बान करना चाहती थी। उफ ये पागल लड़की! एक शख्स अचानक प्रकट हुआ सुकीहा को रोकते हुए। सुकीहा ने आने वाले शख्स को देखा और खुशी और हैरानी से भर गई चिल्लाते हुए पापा। वो वर्तमान डायनेस्टी के इंपीरियल मिनिस्टर सूद प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन के एक रैंक 7 गो इमॉर्टल। ली सियोबाई मेरा दामाद है। मैं न्यूज़ अकेले मरने क्यों दूंगा? बस सब्र रखो और देखो परेशानी मत खड़ी करो। इंपीरियल मिनिस्टर सू ने सुकीहा को दिलासा देते हुए अंदर ही अंदर एक ठंडी सांस ली। सच में बेटियां आखिरकार अपने माँ बाप को छोड़कर अपने पतियों के साथ चली जाती हैं। भले हाई इंपीरियल मिनिस्टर सू ली सियोबाई की काबिलियत की कदर करते वो ली सियोबाई के कामों के खिलाफ थे। शुरू में इंपीरियल मिनिस्टर सू चाहते कि ली सियोबाई उनके घर में शादी करे और वो यूज सू क्लैन की विरासत दें ताकि ली सियोबाई इमॉर्टल असेंशन से गुजरकर इंपीरियल कोर्ट में एक ऑफिशियल बन सके। वो आसानी से आगे बढ़ता और सू क्लैन का एक सहारा बनता।
लेकिन ली सियोबाई बाहर घूमता रहा और ज्ञान इकट्ठा करता रहा। वो ऑफिशियल नहीं बनना चाहता था। इस हरकत ने इंपीरियल मिनिस्टर सू को बहुत नाखुश किया। मिनिस्टर सू ने यूज पहले भी रिक्रूट करने की कोशिशें की थी, लेकिन ली सियोबाई का विजन बहुत बड़ा था। वो प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन के अंदर छोटे से इंपीरियल कोर्ट की परवाह क्यों करता? वो गु यू फैन युआन का क्लोन था। उसके इरादे बुलंद थे। यह प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन यूज रोक नहीं सकता था। भले ही ये लड़का अपनी भलाई नहीं जानता, वो अभी भी सू क्लैन का हिस्सा है। वो आदमी जिसे मेरी बेटी प्यार करती है। भले ही वो इस बार ट्रिब्यूलेशन से गुजरने में जल्दबाजी कर रहा है और डर नहीं जानता, मुझे उस बचाना होगा। इंपीरियल मिनिस्टर सू ने गहरी सांस ली। अपना चोगा लहराते हुए एक चमकदार इंद्रधनुष निकला, जिसने तीनों हल्के हरे बिजली के गोलों को रोक लिया। डैम इट। आखिरकार इंपीरियल मिनिस्टर सू आ हाय गए। डू सियो ने देखा और गुस्से से कांप उठा। वो अंदर ही अंदर नफरत से चिल्लाया, ली सियोबाई, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। इतना बड़ा आदमी तुम्हारी रक्षा कर रहा है। मुझे नफरत है। मुझे तुम्हारी हर चीज से नफरत है। डू सियो ने देखा कि उसके प्लान्स फेल होने वाले द ठीक उसी पाल उसके बाईं तरफ एक शख्स प्रकट हुआ। ये शख्स आसमान से प्रकट हुआ। वो साफ तौर पर एक गु इमोर्टल था। मास्क पहने गु इमोर्टल ने इंपीरियल मिनिस्टर सू की तरफ हमला किया। इंपीरियल मिनिस्टर सू को उससे लड़ना पड़ा। उनके चेहरे पर गुस्सा था। आओ, मेरे बहुत से राजनीतिक दुश्मन हैं, तुम उनमें से कौन हो? तुम्हारे पास ऐसे मेथड्स हैं। मास्क पहने गु इमोर्टल ने एक भरी आवाज में कहा, इंपीरियल मिनिस्टर सू, आप भी जानते हैं आपका दामाद एक्सेप्शनल है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। बेहतर होगा कि आपका सू क्लैन इतना स्ट्रांग ना हो। ए फ्लैट उसकी मदद करने के बारे में सोचना भी मत। कोई मेरी मदद कर रहा है? हाँ, बढ़िया, कमाल है। डू सियो थोड़ा हैरान हुआ और फिर बहुत खुश हो गया। वो खुशी से इधर उधर कूदने लगा। पापा, सू कीह ने जमीन से चिल्लाया, सियोबाई की मदद करो। बूम! ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग ने फिर से हमला किया। ली सियोबाई को अपना किलर मूव इस्तेमाल करके एक पोएम वॉल बनानी पड़ी। डू सियो जोर से चिल्लाया, इसे रोकने के बारे में सोचना भी मत। उसके शरीर से फिर से ग्रे डूल निकला, जिसने ट्रिब्यूलेशन की ताकत बढ़ा दी। पोएम वॉल ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग से टूट गई, लेकिन उसकी ज्यादातर ताकत रोक ली गई। सिर्फ हल्की हरी आग ली सियोबाई के शरीर पर रह गई, उस जलाते हुए। सियोबाई! सू कीह बहुत शौक में थी। वो बिना सोचे समझे उसकी तरफ भागी। जब वो इस समस्या का हल नहीं निकाल सकती थी, तो उसने ली सियोबाई के साथ मरना बेहतर समझा। लेकिन नाजुक मोड़ पर ली सियोबाई का हाथ कोकून से बाहर निकला। उसने सू कीह की तरफ इशारा किया, जल्दबाजी मत करो। इस सिचुएशन में, इस खतरे में, मुझे एक इंस्पिरेशन की लहर मिली है। मुझे एक एहसास हो रहा है। मेरा एक कविता सुनने का मन कर रहा है। क्या? सू कीह हैरान रह गई। इंपीरियल मिनिस्टर सू और मस्क पहने गु इमोर्टल भी अपनी लड़ाई के बीच में रुक गए। इंपीरियल मिनिस्टर सू मट कर देखे बिना नहीं रह सके। वजह यह थी कि वर्तमान डायनेस्टी और मोर्टल दुनिया में ली सियोबाई के मौत के मुंह से कविता बनाकर और सुनाकर बचने की कई अफवाहें थी। फर्सै, मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम इस वर्ग की शक्ति से भी आगे निकलने की काबिलियत है। डू सियो का चेहरा बेहद गंभीर और काला हो गया। पहले उसके पास जीत के साथ एक जबरदस्त बढ़त थी। आखिर में ली सियोबाई की कविता की वजह से उसने सिचुएशन पलट दी और जीत गया। ये अनुभव डू सियो की जिंदगी का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बन गया। सबने ध्यान से सुना जब ली सियोबाई ने पढ़ा, अंडर द पाइन ट्रीज आई आस्क ऑफ अ डिसाइपल, ही रिप्लाइज, हिज मास्टर हैड गॉन टू गैदर हर्ब्स। समवेयर इन द माउंटेन ही वॉज फॉर सर्टन, विद इन द डेंस क्लाउड्स हिज फिगर इज हिडन। काले अक्षरों की एक लड़ी ली सियोबाई के मुंह से निकली, 4 हिस्सों में बंटकर उसके चारों ओर घूमने लगी। कुछ सांसों के बाद कविता घने धुएं में बदल गई, जो उसके आसपास तेजी से घूमने लगा। ली सियोबाई के शरीर पर लगी हल्की हरी आग पूरी तरह से धुएं में समा गई। एक हल्की सी आवाज के साथ सफेद बादल गायब हो गए, जबकि हल्की हरी आग बुझ गई। अब ली सियोबाई को रोकने में असमर्थ थी। डू सियो हक्का बक्का रह गया। इंपीरियल मिनिस्टर सू ने तुरंत तारीफ की, अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता। शब्द संक्षेप और सीधे हैं। इस्तेमाल किए गए शब्द गहरी भावनाओं को जागा सकते हैं। इसकी सादगी में गहराई है। जटिल भावनाओं को सरल शब्दों में बयान करना, फिर भी एहसास सच्चे और उत्तेजित करने वाले हैं। सू कीह ने अपने हाथ सीने पर रखे और ली सियोबाई को देखा। उसकी उंगली प्रशंसा से चमक रही थी। सियोबाई सच में एक जीनियस है। कविता में दिखावटी वर्णन नहीं है और ये बहुत नेचुरल लगती है, लेकिन इसमें सजीव वर्णन और उचित तीव्रता है। हरे चीद और सफेद बादल,
हरे और भरे पूरे चीद में अद्वितीय जीवन शक्ति है। विशाल सफेद बादल घने और गहन हैं, दूर और पकड़ से बाहर। ये किसी को शरद ऋतु के पानी और खूबसूरत महिलाओं की याद दिलाता है जो कोहरे में छिपी रहती हैं। ये बहुत खूबसूरत है, ये कविता, और इसका मतलब सच में बहुत खूबसूरत है। मास्क पहने गु इमॉर्टल हंसा। मैं समझ गया, अब मैं समझ गया। ली सियो बाई, तुम एक सच्चे अनजान जीनियस हो। कविता में सफेद बादल तुम्हारी उच्च शुद्धता को दर्शाते हैं, चीद तुम्हारे सीधे रवैये का प्रतीक है। तुम इस सांसारिक दुनिया से दूर जाकर चीद और बादलों की दुनिया में जाना चाहते हो जो इससे परे है। मैं बेवजह हाई चिंता कर रहा था, तुम्हारे जैसा इंसान इंपीरियल कोर्ट में कैसे जा सकता है। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तुम्हारे जैसे टैलेंट के साथ अगर तुम मर गए तो ये कविता के विकास के मामले में पूरी दुनिया का नुकसान होगा। मैं इतिहास में बदनाम पापी नहीं बनना चाहता। जैसे ही मस्क पहने गु इमॉर्टल ने यह कहा, वो मुड़ा और चला गया। इंपीरियल मिनिस्टर सू, जिनके चेहरे पर जटिल भाव पीछे रह गए। वो चला गया, उसने उस ऐसे ही जाने दिया। डू सियो ने मुंह से खून थूका, वो कुछ कदम पीछे लड़खड़ाया, मुश्किल से खुद को संभाला और गिरने से बच गया। ये फिर से हो गया, एक और इंसान ली सियो बाई के लिटरेरी टैलेंट से कन्विंस हो गया। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं मानने को तैयार नहीं, यह ट्रीटमेंट तो मुझे मिलना चाहिए था। ऐ डू सियो पागलपन में चिल्लाया और उसके शरीर से फिर से ग्रे धुआं निकला। उसी समय डू सियो का चेहरा बूढ़ा हो गया, वो एक नौजवान से एक अधे उम्र के आदमी में बदल गया। ग्रे धुआं हवा में तैरने लगा और इंपीरियल मिनिस्टर सू ने यूज देख लिया। तुम हो जो परेशानी खड़ी कर रहे हो। डू सियो, दुनिया का पुराना नंबर 1 स्कॉलर, सोचा नहीं था कि तुम इतनी नीच हरकत करोगे। डू सियो ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया का नंबर 1 स्कॉलर? मैं अब नंबर 1 नहीं हूं, मैं यह टाइटल खुद वापस लूंगा। इंपीरियल मिनिस्टर सू ने पुकारा, लगता है मुझे आज तुम्हें मारने पर मजबूर होना पड़ेगा। ख्याली पुलाव। एक और शख्स डू सियो के दाईं तरफ से उड़कर आया। ये गु इमॉर्टल भी मस्क पहना हुआ था। कोई और मेरी मदद कर रहा है। डू सियो बहुत खुश हो गया। मास्क पहने गु इमॉर्टल ने इंपीरियल मिनिस्टर सू से लड़ाई की, जो अब बीच बचाव करने में असमर्थ थे। देखते रहे कि ग्रे धुआं ट्रिब्यूलेशन क्लाउड में घुस गया। ट्रिब्यूलेशन की शक्ति फिर से बढ़ गई, 3 हल्के बिजली के गोले ली सियो बाई की तरफ बढ़े। इंपीरियल मिनिस्टर सू बहुत गुस्से में थे। मेरे बहुत से राजनीतिक दुश्मन हैं, तुम उनमें से कौन हो? मास्क पहने गु इमॉर्टल ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तो क्या हुआ अगर तुम अंदाजा लगा भी लो? तुम्हारा दामाद इस ट्रिब्यूलेशन क्लाउड को रोक नहीं सकता, वो तो गया काम से। सियो बाई, सू की है फिर से चिल्लाई, उसकी आवाज दर्द से भरी थी, उसके चेहरे पर निराशा थी। लेकिन ली सियो बाई ने फिर से हाथ हिलाया। इस सिचुएशन में, इस खतरे में, मुझे एक इंस्पिरेशन की लहर मिली है। मुझे एक एहसास हो रहा है, मेरा फिर से एक कविता सुनने का मन कर रहा है। क्या? फिर से? मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं होता। डू सियो ने पागलपन में सर हिलाया। इंपीरियल मिनिस्टर सू अभी भी चिंतित खतरे से मिलने वाली उत्तेजना एक गू कल्टीवेटर को इंस्पिरेशन दे सकती है और वो एक ऐसी रचना कर सकता है जो दिव्या हो और उसकी स्थिति को बेहतर बना दे। वर्तमान डायनेस्टी के इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन ऐसी स्थितियां अक्सर गू कल्टीवेटर का पोटेंशियल खत्म कर देती हैं। इसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। ली सियो बाई खतरे में है। सियो बाई, मुझे तुम पर विश्वास है, जल्दी सुनाओ। सू की है आत्मविश्वास से भरी हुई थी। ली सियो बाई ने एक बार खांसा, अंदर ही अंदर सांस लेते हुए। वो हाई प्रोफाइल नहीं रहना चाहता था, लेकिन कोई चारा नहीं था। उसके मेथड्स अकेले ट्रिब्यूलेशन का सामना नहीं कर सकते थे। यूज प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन के किलर मूव, असिस्टिंग लिटरेरी टैलेंट्स पर निर्भर रहना पड़ता था। यह किलर मूव प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन के ओरिजिनल मालिक ने इस्तेमाल किया था। जब तक ग्रोटो हेवन मौजूद रहेगा, ये प्रभावी रहेगा। जब तक एक शुद्ध इंसान किसी भी प्रकार की उत्कृष्ट कविता या लेख बनाता या सुनाता, यूसिस ग्रोटो हेवन से मान्यता और इनाम मिलता था। पहले ली सियो बाई की कविता की वजह से उस इनाम मिला और हल्की हरी आग बुझ गई। इसलिए ली सियो बाई ने फिर से पढ़ा, ओवर 1,000 hills with no birds in flight, the myriad paths had not one footprint in sight. A straw hat man sits in a small lone boat, fishing alone in the cold frozen moat. जैसे ही कविता सुनाई गई, ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग बिखर गई। असर बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अच्छी कविता, ये एक दिव्या कविता है। जमी हुई पानी में अकेले मछली पकड़ना, ये अजीब तरह से शांत और ठंडा है। हजारों पहाड़ियों और एक अकेली मछली पकड़ने वाली नाव की तुलना,
ये बिल्कुल विपरीत प्रभाव बिल्कुल सांस रोक देने वाले असर पैदा करता है। इस बैकड्रॉप में तीव्र यिन से यांग पैदा होता है, एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है और मछली पकड़ने का काम जीवन शक्ति और सजीव गति से भर जाता है। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, कवि के साफ अंतःकरण को दर्शाता है, सांसारिक दुनिया से परे और एक ऐसा गौरव जो सबसे ऊपर है। मैं समझ गया, मैं सच में अब समझ गया। ली सियोबाई, तुम शुरू से ही कभी ऑफिशियल बनना ही नहीं चाहते थे। तुम्हारे पास इतना कमाल का टैलेंट है, मैं सच में तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं। दूसरे मस्क पहनेगु इमॉर्टल ने गहरी भावनाओं के साथ आ भरी, उसने तीव्रता से प्रशंसा की और चला गया। खांस दूसरी सीओ ने एक और मुंह भर खून थूका, जमीन पर गिरते हुए। ये फिर से। मैं जानता हूं उसकी कविताएं अच्छी हैं, सच में अच्छी हैं, लेकिन इससे मेरा दिल और दुखता है। मैं ऐसी तारीफों से सच में टांग आ गया हूं, ये घिन आने वाली हद तक बेकार है। मैं चाहता हूं तुम मर जाओ, मैं चाहता हूं तुम मर जाओ। दूसरी सीओ ने फिर से ग्रे धुआं बुलाया, एक अधे उम्र के आदमी से एक बूढ़े आदमी में बदलते हुए। ली सियोबाई फिर से एक संकट का सामना कर रहा था। क्या इसका कोई मतलब है? ली सियोबाई सच में परेशान था। मुझे अब एक और पोयम पढ़नी पड़ेगी। वो ऐसा नहीं करना चाहता था, ये बहुत ज्यादा दिखावा और आउटस्टैंडिंग था। इससे शक पैदा होता। इसलिए दुनिया में मशहूर होने से पहले ली सियोबाई ने खुद को कंट्रोल किया और सिर्फ 2 कविताएं सुनाई। ए फ्लैट ट्रिब्यूलेशन के दौरान उसने 2 और नई कविताएं सुनाई। ऐसा लग रहा था कि वो अब एक और नई कविता सुनने वाला था। मैं सच में तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, मैं सुना दूंगा। ली सियोबाई ने जमीन पर पड़े डूजी सियो को देखा, वो भी इस सिचुएशन से बहुत बेबस महसूस कर रहा था। ली सियोबाई ने जोर से पढ़ा। The sun beyond the mountain glows, the yellow river seawards flows. One can enjoy a grander sight by climbing to a greater height. ली सियोबाई का संकट टला गया, ट्रिब्यूलेशन क्लाउड्स बिखर गए, उसकी तीनों की एक नए इमॉर्टल एपर्चर में फट गईं, वो एक इन्फॉर्मेशन पाथ गु इमॉर्टल बन गया। ओह ऊपर वाले, जब मैं पैदा हुआ था तो तुमने ली सियोबाई को क्यों बनाया? डूजी सियो ने अतुलनीय दुख में जोर से चिल्लाया। उसके चेहरे पर दुख, गुस्सा, बेबसी और नफरत के भाव थे जब उसने अपनी आखिरी सांस ली। आज से तुम पोएट इमॉर्टल ली सियोबाई हो। इंपीरियल मिनिस्टर सू एक जटिल एक्सप्रेशन के साथ ली सियोबाई के पास उठ कर आए। उन्होंने आ भरी, नई पीढ़ियां हमें समय के साथ पीछे छोड़ देंगी, मैंने हमेशा तुम्हें कम आंका। मैं तुम्हें इंपीरियल कोर्ट का एक ऑफिशियल बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे इरादे बहुत बुलंद हैं, तुम्हारी तुलना में मैं एक आम आदमी हूं। ये सच में हंसने वाली बात है। आज से जाओ और दुनिया में अपनी मर्जी से घूमो, बस मेरी बेटी का दिल मत दुखाना। क्या? ली सियोबाई ने अपना मुंह खोला, वो कहना चाहता था कि ऑफिशियल बनना एक अच्छा आइडिया है, यूज रिसोर्सेज और एक बड़ा नेटवर्क मिल सकता था। लेकिन उसकी पोयम तो पहले ही सुनाई जा चुकी थी, उसके इरादे जाहिर हो चुके थे। इसलिए ली सियोबाई को कहना पड़ा, ससुर जी, चिंता मत कीजिए, मैं होरा की रक्षा करूंगा। ली सियोबाई और इंपीरियल मिनिस्टर सू जमीन पर उतरे। मेरे पति, आप बहुत कमाल के हैं। आपका टैलेंट समुंदर जैसा विशाल है, उस तर्क से नहीं नापा जा सकता। सू ची हाँ ली सियोबाई की तरफ दौड़ी। इंपीरियल मिनिस्टर सू ने अपनी बेटी के शब्द सुने और अंदर से थोड़ा अजीब महसूस किया, लेकिन वो इन शब्दों का खानदान नहीं कर सकते थे। आखिरकार उन्होंने अभी अभी अपनी इनसे सिचुएशन देखी थी। ली सियोबाई ने अपनी नाक रगड़ी, सोचते हुए कि इस बार उसने बहुत बड़ा हंगामा कर दिया है, उस अब इसके साथ ही बहना होगा। सच कहूं तो जब से मैं पैदा हुआ हूं, मुझे हमेशा से लगा है कि मैं बाकियों से अलग हूं। चैप्टर एंड।